हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में आज का टॉपिक है समाज कल्याण एवं सामाजिक परिवर्तन क्या है पर चर्चा करेंगे। समाज कल्याण एवं सामाजिक परिवर्तन। वर्तमान भारतीय समाज में कमज़ोर वर्गों का विकास करना सरकार की नीति का प्रमुख अंग है। इसके लिए आवश्यक है कि नियोजित कार्यक्रमों के द्वारा शिशुओं, माताओं, अपाहिजों, मंद बुद्धि के लोगों द्वारा इसी प्रकार के दूसरे वर्गों की दशा में सुधार करने के साथ ऐसे प्रयत्न किए जाएं जिनसे जनसाधारण का सामाजिक जीवन अधिक प्रगतिशील बन सके। इस कार्य को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए सरकार ने सन 1953 में एक केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की। अनेक दूसरे प्रयत्नों के द्वारा समाज कल्याण के क्षेत्र में जो परिवर्तन लाए गए उन्हें संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है। नंबर 1, श्रम कल्याण। भारत में संगठित उद्योगों तथा गैर कृषि प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या आज 6 करोड़ से भी अधिक है। उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटों, दुर्घटनाओं से रक्षा, मनोरंजन, आवास की व्यवस्था तथा छुट्टियां आदि को कानूनों के द्वारा नियमित किया गया। सन 1976 में बंधुआ मजदूर प्रथा का उन्मूलन करके अब तक 2.5 लाख से अधिक बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाकर उनकी दशा में सुधार किया गया। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता दी गई। स्त्री श्रमिकों की दशा में सुधारने के लिए मशीनों के बीच उनके कार्य करने पर रोक लगाई गई। चाय बागानों में स्त्री श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिशुगृह और छुट्टियों की विशेष सुविधाएं दी गईं। अनेक कानूनों के द्वारा स्त्री श्रमिकों को पुरुषों के समान मजदूरी और वेतन देने की व्यवस्था की गई। बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में श्रमिकों के रूप में रखने पर नियंत्रण लगा दिया गया। सन 1979 को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में घोषित किया गया। इसके साथ ही भारत में बाल श्रमिकों के कल्याण को और अधिक महत्व दिया जाने लगा। इन सभी प्रयत्नों से भारत में श्रमिकों की दशा में उल्लेखनीय सुधार हुआ। नंबर 2, अनुसूचित जातियां तथा जनजातियां कल्याण। सन 2011 की जनगणना के समय भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग 9.55 करोड़ थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद यह महसूस किया गया इन वर्गों की स्थिति में परिवर्तन लाए बिना सामाजिक जीवन को स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता। फलस्वरूप भारत के नए संविधान द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में 15% तथा अन्य सेवाओं में 16.66% स्थान सुरक्षित कर दिए जाएं। सन 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पास करके छुआछूत संबंधी सभी तरह के व्यवहारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों को शिक्षा का प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें छात्रावासों, पुस्तकों, छात्रवृत्तियों तथा आर्थिक सहायता की विशेष सुविधाएं दी गईं। अपना निजी व्यवसाय आरंभ करने के लिए ऋण की सुविधाएं देकर उनकी आर्थिक दशा में सुधार लाने का प्रयत्न किया गया। लोकसभा तथा विधानसभाओं में भी अनुसूचित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित कर दिए गए। अब
पंचायती राज संस्थानों में भी अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए स्थान सुरक्षित किए गए। अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न कल्याण कार्यक्रम लागू करने के फलस्वरूप उनमें साक्षरता बढ़ी तथा उनकी आर्थिक स्थिति में भी तेजी से सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य और आवास की अधिक सुविधाएं मिलने से अनुसूचित जनजातियों का जीवन पहले से अधिक प्रगतिशील बन चुका है। नंबर 3, पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार। पिछड़े वर्ग वे हैं जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में बहुत पिछड़े होने के बाद भी अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं थे। भारत में इन जातियों के लोगों की कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग 27% भाग है। इन पिछड़ी जातियों के विकास के संबंध में संस्तुतियाँ देने के लिए 1979 में मंडल आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सन 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय देते हुए पिछड़े वर्गों के लिए सभी सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण की अनुमति दे दी। पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार होने से निश्चय ही भारतीय समाज के बहुत बड़े वर्ग में एक नई सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। नंबर 4, असमर्थ व्यक्तियों का कल्याण। असमर्थ व्यक्तियों में ऐसे सभी लोगों को सम्मिलित किया जाता है जो अंधे, बहरे, मूक, शारीरिक रूप से दोष युक्त, पागल अथवा निराश्रित हैं। इनके जीवन में परिवर्तन लाने तथा इनका विकास करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को स्थापना की। यह परिषद असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और नौकरी की सुविधाओं के बारे में सरकार को सलाह देती है। मानसिक रूप से पीड़ित और विकलांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा संस्थाएं स्थापित की गईं। केवल विकलांग लोगों को रोजगार देने के लिए 18 विशेष रोजगार दफ्तर खोले जा चुके हैं। अब यह महसूस किया जाने लगा है कि समाज के इतने बड़े वर्ग के जीवन में नियोजित रूप से परिवर्तन लाए बिना सामाजिक जीवन को प्रगतिशील नहीं बनाया जा सकता। नंबर 5, साक्षरता में वृद्धि। भारत में नियोजित परिवर्तन का एक अन्य रूप साक्षरता और शिक्षा की तेजी से बढ़ती हुई सुविधाओं के रूप में देखा जा सकता। यहाँ स्वतंत्रता के समय जनसंख्या में केवल 18.33% स्त्री पुरुष साक्षर थे, जबकि सन 2011 की जनगणना के समय तक साक्षर लोगों का प्रतिशत बढ़कर 74.04 हो गया। इसका कारण प्राइमरी स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा संस्थाओं में तेजी से वृद्धि होना तथा समाज के दुर्बल और पिछड़े वर्गों की शिक्षा की विशेष सुविधाएं उपलब्ध होना है। स्वतंत्रता के बाद पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक श्रम अथवा खेती करने वाले लोगों की सायंकालीन पूर्ण शिक्षा केंद्रों की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे वे काम चलाऊ शिक्षा प्राप्त कर सके। अब पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम को राष्ट्रीय सेवा योजना से जोड़कर इसका प्रसार प्रत्येक गांव में किया जा रहा है। भारतीय समाज में होने वाला यह निश्चय ही एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन है। नंबर 6, स्वास्थ्य सुधार। समाज कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने तथा पोषित आहार की समुचित सुविधाएं उपलब्ध हों। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा देशवासियों के स्वास्थ्य के स्तर में सराहनीय सुधार किया गया है। इस समय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी 20,000 से भी अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के द्वारा सभी क्षेत्रों में निवासियों को स्वास्थ्य की सुविधाएं और स्वास्थ्य के नियमों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश में मलेरिया और चेचक जैसी बीमारियों का लगभग अंत हो चुका है। विकास खंडों के द्वारा पीने के पानी और सफाई को विशेष महत्व दिया जाता है। ग्राम पंचायतें अपने अपने क्षेत्र में ग्रामीण को स्वच्छता बनाए रखने
का प्रशिक्षण देती हैं। इसके फलस्वरूप एक ओर जन्म दर में कमी हुई तो दूसरी ओर व्यक्तियों की औसत जीवन अवधि में वृद्धि हुई। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।